हिंदुओं के लिए खासकर एक बहुत बड़ी चिंता नजर आ रही है भारत के अंदर। आप बता पाएंगे कि बांग्लादेश में आपको लगता है कि हिंदुओं के खिलाफ कोई जेनोसाइड शुरू हो गया और ये बस एक राजनीति है कि हिंदुओं को एक करने की भारत में। बांग्लादेश की जो सीन है, वहाँ शेख हसीना के अंधभक्त बहुत थे जी जब वो सरकार में थी। तो उन अंधभक्तों वर्सेस शेख हसीना के खिलाफ जो राजनीतिक लड़ाई है, उसमें ये घटनाएं घट रही हैं। वहाँ जो समस्या है वो वहाँ के शेख हसीना के फॉलोअर्स वर्सेस अदर्स जो लड़ाई हुई थी शुरू, उसी का एक दूसरा पार्ट है ये। लेकिन भारत कोई गलती नहीं कर रहा क्या? शेख हसीना को यहाँ जगह दे दी है कि चल क्या रहा है? और सच में हिंदू खतरे में है क्या बांग्लादेश में? कि मोदी जी ने गलती कर दी, शेख हसीना को बहुत ज्यादा सपोर्ट करके उनको मोहम्मद यूनुस के साथ भी थोड़ा अपना संबंध बनाए रखना चाहिए था। जो कहते हैं ना कि अंग्रेजी में कि वी पुट ऑल आवर एग्स इन वन बास्केट, ये गलती हो गई क्या हमसे? इसने बांग्लादेश को बनाने में साथ दिया, अब वो बांग्लादेश और पाकिस्तान करीब आ रहे हैं और भारत से दूर जा रहे हैं। इतना जेनोसाइड हुआ वहाँ पे नेपाल में, हमारे देश का कोई भी इन्फ्लुएंस था वहाँ पे? कोई हम कुछ कर पाए वहाँ के लोगों के लिए? जिस तरह का माहौल बनाया गया देश में मुसलमानों के खिलाफ, उसकी वजह से हमें बाहर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, स्पेशली विद द मुस्लिम कंट्रीज। तो इनको टोपी से इतनी प्रॉब्लम है। भले जय श्री राम बोल के महात्मा गांधी की हत्या की कर दी गई थी, महात्मा गांधी की हत्या करने वाले भी जय श्री राम बोल के ही किए थे। नाथूराम गोडसे और तमाम लोग, उसके बाद हम उतनी गहराई में जाना नहीं चाहते। इन्हीं जैसे लोगों की वजह से मोदी जी को शर्मसार होना पड़ता है दुनिया में जाकर के। 1 लाख मुस्लिम हिंदू मारे गए थे बंगाल में, तो डायरेक्ट एक्शन डे में आप सो रहे थे क्या? किसने कराया था डायरेक्ट एक्शन डे? किसके कहने पे हुआ था? नहीं सर, आपके बीच में बोला नहीं। नहीं अरविंद जी, मैं आपके बीच में बोला नहीं। यहाँ के गोदी मीडिया के ये प्रवक्ता हैं। अरे भैया, गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया के प्रवक्ता है ये। बता दो, नहीं बता गोदी मीडिया की इनकी पुरानी आदत। लेकिन कहीं ना कहीं 20% की वजह से 80% हमारे भाई बहन जो वहां रह रहे हैं, उनको तकलीफ तो है ही ना, तो उनको सोचना पड़ेगा। हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है नागेंद्र सिंह और ये नोएडा की गंदी और जहरीली हवा से मैं लाइव आकर आपको बांग्लादेश की कहानी बताने वाला हूं। अब इसके पीछे रीजन बहुत बड़ा है। बांग्लादेश एक ऐसा पड़ोसी मुल्क जिसका की जन्म हमारे द्वारा हुआ, और जब हमने 1971 की लड़ाई लड़ी तो उनको आज़ाद किया, उनका देश बना। लेकिन आज वो हमारे लिए एक संकट बनते जा रहे हैं और हिंदुओं के लिए खासकर एक बहुत बड़ी चिंता नजर आ रही है भारत के अंदर। अब मोदी सरकार के आने के बाद ऐसा जरूर हुआ है कि जब भी इधर उधर के देशों में जहां पे कि हिंदूज माइनॉरिटी में है और उनके ऊपर मुसीबत आती है, तो ऑफकोर्स ये बहुत बड़ी चर्चा का विषय बन जाता है। अब हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि बांग्लादेश में हो क्या रहा है, हिंदुओं के खिलाफ सच में क्या वहां जेनोसाइड शुरू हो चुका है, क्या एग्जैक्टली वहां के अभी का वातावरण है और ये हो क्यों रहा है। मैं आपको मिलाऊंगा अपने गेस्ट से जो हमारे साथ हैं। अरविंद सिंह तेजावत, ये हैं हमारे फॉरेन एक्सपर्ट, जो हमें बताएंगे कि बांग्लादेश में एग्जैक्टली अभी कौन से देश अपनी अपनी राजनीति चलाने की कोशिश कर रहे हैं और इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ फजील अहमद भी हैं, ही इज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, और ये हमें बताएंगे कि जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं, जो बांग्लादेश से सटे हुए राज्य हैं, क्योंकि हमारी जो सीमा है वो 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा है बांग्लादेश और भारत के बीच। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि किस तरीके से बांग्लादेश और भारत के रिलेशन अच्छे होने जरूरी है। फजील साहब और अरविंद साहब, हमारा आपकी तरफ बहुत बहुत स्वागत है आपका यहाँ पे। हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि क्या बांग्लादेश में सच में हिंदुओं के खिलाफ कोई जेनोसाइड चल रहा है? क्योंकि अभी तो हमारा एक केस है जो कि हम बहुत ज्यादा उसकी चर्चा सुन रहे हैं। फजील जी, आप बता पाएंगे कि बांग्लादेश में आपको लगता है कि हिंदुओं के खिलाफ कोई जेनोसाइड शुरू हो गया और ये बस एक राजनीति है कि हिंदुओं को एक करने की भारत में? देखिए, बहुत हद तक तो यहाँ हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स बहुत दिनों से चली आ रही है, उसी का असर पड़ता है। नहीं तो बांग्लादेश की जो सीन है, वहाँ शेख हसीना के अंधभक्त बहुत थे जब वो सरकार में थी। तो उन अंधभक्तों वर्सेस शेख हसीना के खिलाफ जो राजनीतिक लड़ाई है, उसमें ये घटनाएं घट रही हैं। उसी घटनाओं को यहाँ पे यहाँ की मीडिया जिस तरह से दिखाती है, यहाँ की मीडिया तो पहले से ही बदनाम है, तो उसी हिंदू मुसलमान के एंगल से वहाँ की चीजों को भी दिखाते हैं। जबकि अब वहाँ क्या सिचुएशन, हम लोग तो जो भी खबरें आती हैं हम लोग उसी खबरों का एनालिसिस कर पाते हैं। वहाँ लोकल की सोशल मीडिया के थ्रू जो हम लोग को खबर मिल रही है, वहाँ जो समस्या है वो वहाँ के शेख हसीना के फॉलोअर्स वर्सेस अदर्स जो लड़ाई हुई थी शुरू, उसी का एक दूसरा पार्ट है ये।
लेकिन ये भारत कोई पार्ट गलती नहीं कर रहा क्या? शेख हसीना को यहाँ जगह दे दी है, हमने अपने रिलेशंस इस तरीके से बना के रखे थे कि शेख हसीना पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए और शायद उनके जाने के बाद हमारे रिश्ते बिल्कुल ही खराब हो चुके हैं। मैं अरविंद सिंह तेजावत जी को भी इसमें लाना चाहूंगा क्योंकि उनकी राय होती है। थोड़ा सा शॉर्ट अभी रखने की कोशिश करेंगे कि हम 30 सेकंड बोले और उसके बाद हम जो है इसको डिबेट को आगे ले जाएं। एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अगर मिल जाए तेजावत साहब की, चल क्या रहा है और सच में हिंदू खतरे में है क्या बांग्लादेश में? देखिए नगान साहब, बिल्कुल जैसा कि फजल साहब ने भी बताया, मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहा हूँ कि यहाँ चाहे तो आप उनको हिंदू कह लें, चाहे तो अल्पसंख्यक कह लें। अगर जी अल्पसंख्यक कहेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो बात यह है कि वो खतरे में है कि नहीं है, पर हमले तो देखिए, जो शेख हसीना के जो सपोर्टर्स हैं, इनमें बहुत सारे मुस्लिम हैं, जी हमले तो उनपे, जो जर्नलिस्ट हैं उन पे भी हमले हो रहे हैं, और जो जो संस्थाएं जो चलाने वाले लोग हैं वो भी सारे दबाव में हैं, चाहे वो न्यायपालिका हो या तमाम हो, और जी वो सारे के सारे हिंदू नहीं है। पर हाँ, जहां बहुसंख्यक कोई दूसरे धर्म के लोग होते हैं, दूसरी नस्ल के लोग होते हैं, हम्म तो जो एक माइनॉरिटी के खिलाफ एक भय का वातावरण पैदा किया जाता है, जी और कहा जाता है कि आपके हकों को छीनने वाला यह जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो है, और ये जी गद्दार, ये हमेशा से इस तरीके की जो राजनीति होती है उसमें ये ऐसा होता आया है। तो अभी बांग्लादेश में वही हो रहा है। लेकिन और इसमें दूसरी बात, भारत का रोल जी, किस तरह से बनता है? मतलब जो पॉपुलेशन है हिंदुओं की, भारत के बाद और नेपाल के बाद सबसे ज्यादा हिंदू बांग्लादेश में, तो भारत का इसमें किस तरह से रोल बनता है? फजील साहब और अरविंद साहब दोनों से हम समझना चाहेंगे। और ऐसी कोई चीज है कि मोदी जी ने गलती कर दी शेख हसीना को बहुत ज्यादा सपोर्ट करके, उनको मोहम्मद यूनुस के साथ भी थोड़ा अपना संबंध बनाए रखना चाहिए था? जो कहते हैं ना कि अंग्रेजी में कि वी पुट ऑल आवर एग्स इन वन बास्केट, ये गलती हो गई क्या हमसे? नहीं, मुझे व्यक्तिगत तौर पे ऐसा नहीं लग रहा है। हालांकि ये बात अलग है, ये दिगर है कि मोदी साहब शुरुआत में उन्होंने जो खासकर जो बांग्लादेश के यूनुस साहब हैं उनसे मिलने से इनकार कर दिया। इसके पीछे जो कोई भी वजह होगी या जो जी सलाहकारों ने जो सलाह दी होगी, पर बाद में भारत ने इस चीज को रियलाइज किया और बाद में वो यूनुस साहब से मिले भी और रिश्तों को ठीक करने की कोशिश की, पर तब तक थोड़ी सी देर हो चुकी थी। तब तक जी उस वैक्यूम को जो भरने वाले जो दूसरे लोग थे उन्होंने उस वैक्यूम को भर लिया, जिसमें हम चीन का नाम लेंगे विशेष जी तौर पे। और अब चीन क्या सीधे सीधे नहीं खेलना चाहता है, वो पर्दे के पीछे खेलना चाहता है पाकिस्तान का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि उसको पता है कि भारत एससीओ में भी है, ब्रिक्स में भी है, तो वो भारत को अभी देख रहा है, परख रहा है और सोच रहा है कि वह अमेरिकी खेमा में किस हद तक जाता है, जी हम उसी हिसाब से प्रतिक्रिया देंगे। तो इस राजनीति को ऐसे ही लेना चाहिए नगेन साहब। चलिए हम आपको थोड़ा दिखाते हैं कि ये जो डर का माहौल बन रहा है, या बांग्लादेश से सटे हुए जो एरियाज है, नॉर्थ ईस्ट का एरिया हो गया या पश्चिम बंगाल का एरिया हो गया, हम आपको दिखाते हैं कि कितना बड़ा माहौल वहां पे बन रहा है। कुछ ऐसे पोस्टर्स भी, एंटी इंडिया पोस्टर्स वहां के प्रोटेस्टर्स लेकर के घूम रहे हैं और ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत अगर साथ देता है शेख हसीना का तो क्या हो सकता है। और इसमें मोहम्मद यूनुस, ऑफ कोर्स ये जग जाहिर है कि उनको जो साथ मिल रहा है वो चाइना की तरफ से काफी ज्यादा मिल रहा है, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी परेशानी जो है, हम हमेशा से वेस्टर्न फ्रंट पर लड़ते रहे, पाकिस्तान हमारा दुश्मन रहा है, लेकिन बांग्लादेश के साथ हमारे कभी ऐसे संबंध नहीं थे। अब इस तरह के संबंध अगर भारत फंसता है, चाइना का सपोर्ट मिलता है दोनों देशों को, एक तरफ पाकिस्तान को, दूसरी तरफ बांग्लादेश को, इस तरह के सिचुएशंस में जब एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स वहां पर बन रहे हैं और वहां के जेंजी जो वहां के यंग लोग हैं वो इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, तो इतनी ज्यादा दुश्मनी या इतना गुस्सा केवल शेख हसीना को रखने की वजह से, कि क्या रीजन है? क्योंकि भारत तो ऐसा देश है जिसने बांग्लादेश को बनाने में साथ दिया। अब वो बांग्लादेश और पाकिस्तान करीब आ रहे हैं और भारत से दूर जा रहे हैं, इसके पीछे आप क्या वजह देखते हैं? फजील साहब और मैं तेजावत साहब दोनों से ये पूछूंगा। फजील साहब पहले आप बताएं, आपको क्या लगता है? आपका वेस्ट बंगाल से भी अच्छा खासा कनेक्शन है, तो राजनीतिक रीजन है या क्या रीजन है? देखिए, राजनीति के बहुत तौर तरीके होते हैं। कभी कभी हम अपने ही लोगों को दूसरे का झंडा दे करके भी फील्ड में सड़क पर उतार देते हैं,
ये राजनीति का बच्चा बच्चा जानता है इस तरीके को। तो भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ बहुत मित्रवत संबंध इसलिए रखना चाहिए कि हमारे इस खित्ते में चाइना एक बिग पावर बनता जा रहा है जी। और चाइना हमारा दुश्मन भी है, ये भी जान लीजिए। आप उसको दोस्त नहीं कह सकते क्योंकि उसकी विस्तारवादी नीति हमारे आधे देश को जो है प्रभाव करती है। तो सबसे पहले हमें चाइना के इन्फ्लुएंस को नहीं भूलना चाहिए। वो हमारे पड़ोसी देशों पर अपना संसाधन दे करके वो हमसे कद को छोटा करना चाहता है। हम तो बांग्लादेश छोड़ दीजिए, पाकिस्तान छोड़ दीजिए, नेपाल तो हमारा देश है। नेपाल में तो 90% स्टेक तो हम हमारा है। क्यों ऐसे रिलेशंस क्यों खराब हो रहे हैं? ऐसे क्या रीजन है देखिए कि कि हम हमेशा बात नेपाल के करते हैं अंदर भारत शुड बी द वर्ल्ड लीडर, और एटलीस्ट इन एशिया वी शुड बी वर्ल्ड लीडर। उस तरह से हमें देखना चाहिए देशों को, क्योंकि हम इतनी बड़ी आबादी है, इतना बड़ा देश है, और बड़े भाई की तरह हम अपना रोल निभाते आए हैं, सबको सपोर्ट देते आए हैं, लेकिन फिर भी वो उस लेवल का रिलेशनशिप नहीं रहा। हर समय हम हिंदुओं का प्रोसिक्यूशन की काफी बात करते, तो कहां मामला कहां बिगड़ गया? नहीं, देखिए गिरिराज सिंह जैसे लोग हमारे देश में हैं और वो एक सांसद हैं, क्या नाम उनका, मिनिस्टर भी हैं। इस तरह के लोग जब भारत के अंदर जैसे बातें उगलते हैं यहाँ के मुसलमान माइनॉरिटीज के खिलाफ, इसका असर भी पड़ोस पे पड़ता है। और जैसे हमारी माँ हमको मारती थी तो हम अपने चच्चा की तरफ भाग जाते थे कि चच्चा हमको बचा लो। एक नेचर है, ह्यूमन नेचर है ये। इसी तरह से हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम किसी मुसलमान समझ के बांग्लादेश का साथ न दें, हम किसी को बुद्धिस्ट समझ के नेपाल का साथ न दें, हम किसी को नेपाल तो हिंदू देश है। आपने हिंदू देश होने के बावजूद भी क्या मदद किया है नेपाल की आपने? इतने लोग मारे गए, इतना जेनोसाइड हुआ वहां पे नेपाल में, हमारे देश का कोई भी इन्फ्लुएंस था वहां पे? कोई हम कुछ कर पाए वहां के लोगों के लिए? यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, वहां के 5 लाख आर्मी हमारे देश में है, नेपाल मुल्क के लोग हैं, और 90% स्टेक है हमारा नेपाल में। नेपाल हमारा देश है, हमारी करेंसी से लेके हर चीज उनका चलता है जी। नेपाल हमारे एक राज्य की तरह काम करता है, लेकिन हम नेपाल की मदद नहीं कर पाए, हम श्रीलंका की मदद नहीं कर पाए, हम बांग्लादेश में कोई इन्फ्लुएंस तो नहीं हम कर उस लायक है क्या कि हम मदद कर सकते हैं? कि बस हम बोलने के लिए 80 करोड़ों को तो हम खाना खिला रहे हैं फ्री में अपने देश में। विश्व गुरु हैं, समझिए बात को। हम तो लोग किस तरह से हम विश्व गुरु है? थोड़ा ये हम नहीं समझ पा रहे थे। जावद साहब, यू आर द फॉरेन एक्सपर्ट, ये जिम्मेदारी आपकी बनती है बताना कि मोदी जी की पॉलिसीज फेल हो रही है कि पास हो रही है। फजील भाई का तो चलिए वो बोलेंगे कि मुझे लगता है उनके हिसाब से आंसर यही है कि फेल हो रही है मोदी जी की पॉलिसी। आपका एक ईगल आई व्यू दीजिए कि मोदी जी इतने ट्रिप्स करते हैं, कहां जा रहे हैं हम? सुनिए, बांग्लादेश और नेपाल को हिंदू मुसलमान से या किसी भी विदेशी पॉलिसी को आप हिंदू मुसलमान से अगर जज करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। आप एक तो हम कर रहे हैं क्या ऐसा? हमारे देश में क्यों नहीं हो रहा है? हमारे देश में आप किस तरह से टीवी पर कैसे मुसलमानों के, यहाँ के मुसलमान जो हम लोग मूल निवासी यहाँ के जी, हम तो पाकिस्तानी नहीं है ना, हम तो बांग्लादेशी नहीं है, लेकिन हमारे साथ जिस तरह का, हम लोगों को तो टीवी पे ही आतंकवादी बोल दिया जाता है। तो जावद साहब कई बार हमारे साथ डिबेट कर चुके हैं, हमको टीवी पे ही आतंकवादी बोल दिया जाता है। तो इस तरह की भावना और इस तरह की भाषा बोलने वाले लोग क्या हम तो बर्दाश्त कर लेते हैं कि चलो ठीक है भाई, हमको आतंकवादी कुछ समझो तो कम से कम, हमें तो गर्व है अपने आतंकवादी होने पर। अब तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आतंकवादी होने पे गर्व है ये? अब हमको इतना ना आतंकवादी बोला जा रहा है पार्लियामेंट के अंदर, टीवी के अंदर। अभी सुनिए, अब हमसे लोग पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, तो हम सीधे बोलते हैं हम तो आतंकवादी हैं। अब तो बोलने लगे हम कि आतंकवादी हैं हम। तो आप ऐसे बात कर रहे हैं कि मुसलमान का मतलब इस देश में आतंकवादी है, इस तरह का नैरेटिव सेट किया जा रहा है, आप ये बोल रहे हैं? देश नहीं करता हमारे साथ, देश तो हमारे साथ बहुत प्यार से रहता है। हम तो हिंदू के मोहल्ले में रहते हैं, वहां मुझे बहुत सम्मान मिलता है। ऐसा बीजेपी के लोग करते हैं, आरएसएस के लोग करते हैं, अंधभक्त लोग, लेकिन इसको नॉर्मलाइज कर दिया गया है और इसका असर आप कह रहे हैं कि पूरे हमारे विदेशी जो हमारा एक मुसलमान, सुनिए, पार्लियामेंट के अंदर एक मुसलमान एमपी जिस तरह की भाषा इस्तेमाल की है, खैर चलिए वो हमारे देश की बात है, हम लोग आपस में एक दूसरे को कह सकते हैं, लेकिन आज जो ह्यूमैनिटी की बात, आप चाहे वो बुद्धिस्ट कंट्री हो श्रीलंका, हिंदू कंट्री हो नेपाल, और मुस्लिम कंट्री हो बांग्लादेश या पाकिस्तान की भी बात ले लेते हैं, हमें अपने ऐसे भी हमारे देश का कल्चर है कि पड़ोसी के साथ अच्छे व्यवहार रखो। दूर का दुश्मन नजदीक के, दूर का दोस्त नजदीक के दुश्मन से अच्छा होता है, ऐसा हम लोग कहते हैं कि नजदीक का दुश्मन अच्छा है दूर के दोस्त से। तो हमें कम से कम
इसलिए पाकिस्तान से अपने रिलेशन खराब कर लें, इसलिए बांग्लादेश से खराब कर लें कि वो मुस्लिम कंट्री है। सो इन ये वन चीज वर्ड, ठीक नहीं। एक अगर इसको शॉर्टन करके हम बोले तो आपका कहना है कि मोदी जी ने या बीजेपी ने या उनकी सरकार के आने के बाद जिस तरह का माहौल बनाया गया देश में मुसलमानों के खिलाफ, उसकी वजह से हमें बाहर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, स्पेशली विद द मुस्लिम कंट्रीज। देखिए, जब आप फिलिस्तीन का एक मसला है, पूरी दुनिया के मुसलमान और बहुत से ईसाई धर्म के लोग, बहुत से तेजावत साहब फिलिस्तीन के साथ रहते हैं, ये तो हिंदू है। इस किसी भी चीज को हिंदू मुसलमान से मत देखिए, न्याय और अन्याय की तरफ से देखिए। तो शेख हसीना मुसलमान थी, तो उसको 57 मुस्लिम देशों ने क्यों नहीं अपने यहाँ रख लिया? क्यों नहीं अमेरिका ने अपने यहाँ रख लिया? आपको क्या पड़ी थी दूसरे के पजामे में पैर डालने की? आप पड़ोसी हैं, आपको वहां की चीजों को समझना चाहिए ना। आप ऊपर बहुत ज्यादा लिबरल बनने की कोशिश कर रहे हैं या दिखा रहे हैं कि हम साहब अगर इतना समझ रखते हैं तो आप सेना भेजिए। आप देखा आपने श्रीलंका में शांति सेना राजीव गांधी ने भेजा था, उसके बाद क्या हुआ? तो कम से कम पड़ोसी के साथ, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, अमीर हो गरीब हो, कभी भी हम लोग, हमारी संस्कृति है देश की, हम पड़ोसी के साथ अच्छे रिश्ते रखते हैं। लेकिन उसे भी हिंदू मुसलमान गॉट योर पॉइंट, आई कंप्लीटली एग्री। तेजावत साहब, अभी फजील भाई को आपने सुना, मैं आपसे यह समझना चाहता हूं, आपको लगता है कि मोदी जी की पॉलिसी फेल हो रही है, बीजेपी के या वो जो फ्रिंज एलिमेंट्स होते हैं देश में जो कि एक ऐसा माहौल बनाते हैं एंटी मुस्लिम, उसकी वजह से हमारी फॉरेन पॉलिसीज पे बहुत बड़ा असर पड़ रहा है? देखिए, इस सवाल का जवाब थोड़ा सा विस्तार से दिया जाना चाहिए, और फैजल साहब की बात को और आपकी बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए ये बता रहा हूँ कि यहाँ मामला रिलीजन का नहीं है। क्या नेपाल में एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स नहीं है? लेकिन सर, आप जब, सॉरी टू इंटरप्ट, बस मैं इसलिए कि थोड़ा सा पर्सपेक्टिव दर्शकों को दे पाऊं, इंडिया में अगर आप अभी खबर देखेंगे, कोई भी हेडलाइन देखेंगे, तो बस 4-5 लाइनें आपको नजर आएंगी। वो है हिंदू लिंचिंग, मॉब लिंचेस, हिंदू, दीपू का नाम, और जो पूरा वातावरण बन रहा है वो ये बन रहा है कि हिंदू फिर से खतरे में है। ऑफ कोर्स दे आर माइनॉरिटी इन बंगाल, और हिंदू खतरे में, इस तरह का वातावरण बन रहा है। तो ऑफ कोर्स ये शो हम इसीलिए कर रहे हैं कि हम लोगों को सच्चाई बताएं कि आखिर बांग्लादेश में हो क्या रहा है। सॉरी, अब आप प्लीज कंटिन्यू करिए। तो जो लोग इससे फायदा उठाना चाहते हैं इन सारे तमाम घटनाओं से, तो वो ठीक ही तो कर रहे हैं। अगर वो ये संदेश दे रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, तो फायदा ही होगा ना उनको। अगर वो ये नहीं बताएंगे और इसको अगर मान लो धर्म के पर्सपेक्टिव से नहीं देखेंगे, तो उनको पता है कि इसका कोई पॉलिटिकल बेनिफिट नहीं होने वाला है। अब हम पूरे साउदर्न पार्ट ऑफ एशिया को हम ठीक से देखें, अलग अलग रिलीजन है। श्रीलंका में तो मुस्लिम नहीं है, वहां तो बुद्धिस्ट है, पर वहां पे भी एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स हैं। नेपाल में हिंदू है, नेपाल में भी एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स हैं। बांग्लादेश में मुस्लिम है, एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स हैं। तो मालदीव का हम घटनाक्रम जानते हैं, मुस्लिम ज्यादा है, एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स हैं। तो ये तमाम जो हमारे चारों तरफ देश हैं, वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट से घिरे हुए हैं। दूसरी बात ये है कि कोई भी मजबूत जो महाशक्ति होती है, उसके आसपास कोई विदेशी ताकतें नहीं पटकती है। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि ये पूरा का पूरा दक्षिण एशिया, ये खाली मैं मोदी साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, ये 2010 ऑनवर्ड्स की बात कर रहा हूँ, जब से भारत में कुछ इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है और उसके जो इंटरेस्ट हैं वो दरअसल वर्ल्ड वाइड जब फैलने लगे, तो यहाँ पे विदेशी ताकतों का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप होने लगा है। चीन का हमने उल्लेख कर ही दिया है, और पाकिस्तान क्योंकि स्वतंत्र रूप से उसके पास इतने आर्थिक संसाधन नहीं है, इसलिए वह अमेरिका और चीन की मदद से वहां जाएगा, क्योंकि ISI के लोग हैं वो वहां पर जा रहे हैं। तो आपकी बातों को सुन के सर ये समझ में आता है कि मोदी जी फेल हो रहे हैं अपने फॉरेन पॉलिसीज में। अगर हम अपने छोटे छोटे देशों को जो हमारे अगल बगल के हैं, वही स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो चाइना हमेशा से बनाना चाहता था, मोदी जी की पॉलिसीज उसको और हेल्प कर रही है क्या? एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स अगर हर जगह हैं। बिल्कुल नगेन साहब, मोदी साहब को आप कह सकते हैं कि फेल हो रहे हैं, पर 1974 के आसपास भी जब सत्ता परिवर्तन हुआ था, BNP जब आई थी, तब भी तो हम कह सकते थे कि पॉलिसी फेल हुई है। तो ये ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि जो भारत के खिलाफ वाली सरकार, लेकिन ये पहली सरकार है ना जो बोलती है कि हमने तो भैया भारत को पहचान दे दी,
विश्व में, उसके पहले हमारी पहचान नहीं थी, हमें कोई जानता ही नहीं था। नगेन साहब, भारत को इतना कमजोर समझते हैं क्या? लेकिन 2014 तक यही ये लगता है। लोग ऐसे ही बात करने लग गए कि भैया नहीं, कोई किसी को नहीं जानता था। हमारे प्रधानमंत्री खुद बोलते हैं कि दया आती थी, बुरा लगता था भारतीय होके बाहर जाने में, और अब हमें बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा गर्व होता है। नहीं, भारत को कभी पहचान का मोहताज भारत कभी नहीं रहा, शुरुआत से, ना आज, ना मध्यकाल, ना प्राचीन भारत में। भारत अपने आप में इतना मजबूत देश है कि उसको किसी टाइम पीरियड पे केंद्रित होकर उसको पहचान की जरूरत नहीं रहती है। और नेहरू का व्यक्तित्व तो आप जानते ही है ना, जब वो जाते थे, अब नेहरू के कहने से ही टीटो ने वहां पे सुएज नहर पे कब्जा किया था, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की तूती तो तब भी बोलती थी। 62 पैरेलल पे हम गए थे कोरिया में, वहां पे हमने शांति करवाई। अफ्रीका में जो एनडीए जो हमारा है, वहां पे जो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिस है वो सूडान ब्लॉक कहलाता है, सूडान के लोगों ने मदद की थी हमारी। तो भारत का ऐसा नहीं है कि पहली बार भारत की कहीं तूती बोल रही हो, भारत की शुरुआत से ही तूती बोलती रही है। इंदिरा जी ने जो अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है उनसे मिलने से मना कर दिया था जी। तो ऐसी तमाम चीजें हैं जहां हम ये देखते हैं। चलिए हमारे साथ, सॉरी मैं आपको थोड़ा सा काट रहा हूं क्योंकि हमारे साथ एक नए गेस्ट जुड़ रहे हैं, संजय राणा। संजय राणा जी, थैंक यू सो मच टू ज्वाइन द शो। तर्कश में आपका स्वागत है। हमारे साथ ऑलरेडी फजील अहमद और अरविंद सिंह तेजावत जुड़े हुए हैं। हम अभी यही बात कर रहे थे कि मोदी जी के आने के बाद जो लोग हैं बगल के देशों के, हमारे पड़ोसी मुल्क, जहां केवल पाकिस्तान ही नहीं या मुसलमान कंट्रीज ही नहीं, यहां तक कि नेपाल हो गया या श्रीलंका हो गया, वहां भी एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स बनते जा रहे हैं और भारत के लिए प्रॉब्लम्स खड़ी होती जा रही है। तो संजय जी, थोड़ा इसके बारे में आप विस्तार से बताइए, आपका क्या सोचना है? हमारी फॉरेन पॉलिसीज फेल होती जा रही है क्या? बड़ा सरप्राइजिंग सा क्वेश्चन था आपने जो पूछा है कि मेरे पड़ोस के देशों में मोदी जी के आने के बाद से छवि बिगड़ रही है। नेपाल में कहाँ छवि बिगड़ गई है? नेपाल में तो ऑलरेडी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। अगर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट किस तरह की सोच रखती होगी? अब ये बताइए कि जेंजी प्रोटेस्ट देखिए, नेपाल की सरकार कुछ भी सोचे, वहां का जेंजी जनरेशन जो है। अलाउ मी टू स्पीक मैन, अलाउ मी टू स्पीक। डेफिनेटली जी। जेंजी प्रोटेस्ट क्या होता है? किसके खिलाफ कर रहा था जेंजी वहां पे? वो कर रहा था परिवारवाद के खिलाफ। किसके खिलाफ कर रहा था? शासन के खिलाफ। वो किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं कर रहा था या किसी ऐसे आदमी के खिलाफ नहीं कर रहा था जो शासन में ना बैठा हो। और ये प्रोटेस्ट कब से चालू हो गया था? पिछले 17 सालों से अगर आप नेपाल को मॉनिटर करेंगे तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि वहां पे जो शासन है, चाहे वो कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, शासन उन्हीं का रहता है। और उस शासन को चलाने वालों ने किस तरह से नेपाल को कहां से कहां पहुंचा दिया। तो जेंजी उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, न कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो नेतृत्व हो। वहां नेतृत्व में ही प्रॉब्लम थी। ये हो गया नेपाल। में आता हूं, आपके पड़ोस की बात आपने की, पाकिस्तान और बांग्लादेश। देखिए ऐसा होता है, जो भी इस्लामिक कंट्री होती, जहां पे भी कट्टरवादता होगी वहां पे प्रॉब्लम होगी। तो आप देखिए, पाकिस्तान हमसे नो डाउट बहुत आगे था। 60 से 70 के दशक तक हमसे कहीं ना कहीं आगे माना जाता था। और जब इंदिरा जी थी उसके बाद से कहीं ना कहीं मेलो डाउन होने लगा। पाकिस्तान हमसे आगे था 60 के दशक में। बिल्कुल हमसे अच्छा था। आपको यही नहीं, अगर आपने स्टैटिक्स नहीं दिखा इसका मतलब आप कमजोर है। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल बताएंगे तो और मजा आएगा। आके देख लीजिए, आपकी उनकी फॉरेन पॉलिसी देख लीजिए, उनके फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम में देख लीजिए। मैं 60 के दशक की बात कर रहा हूं। तो कहीं ना कहीं हम उसमें चल रहा था। 60 के दशक के बाद से उनकी जो कह सकते हैं राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो सकती है या सत्ता पलट हो सकता है, बहुत से अदर कारण के वजह से कहीं ना कहीं वो जो उनकी अर्थव्यवस्था थी चरमरा गई। और अर्थव्यवस्था चरमराई 2010 के बाद और बुरी तरह हो गई। और ये जो नोटबंदी हुई, इससे तरह से पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। क्योंकि देखिए, कहीं सत्ता चलाने के लिए, कहीं भी कुछ राज करने के लिए आपको अपना जो एक जनता है उसको साथ में लेके, आप बताइए वहां पे जनता उसके साथ है? कभी भी एक नेतृत्व प्राइम मिनिस्टर बनता है, उसके बाद क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर बना, उसको आर्मी आती है, उसको हटा करके खुद सत्ता में बैठ जाती है। और आपने देखा कैसे सत्ता का चलिए मैं आपको एक पोस्टर दिखाता हूं। हम पाकिस्तान पहुंच गए। आई वॉज वेटिंग यू गो टू बांग्लादेश। चलिए बांग्लादेश पे आते, फिर मैं आपको एक पोस्टर दिखाता हूं। सर, बांग्लादेश में बताइए क्या हो रहा है? हमारे अगेंस्ट सेंटिमेंट्स क्यों बढ़ रहे हैं? ये एक पोस्टर है जो हमारे
मैं बता रहे कट्टरवादी हैं, टोपी लगा के क्या कर रहे हैं ये? इनको ना इकोनॉमिक्स से मतलब है, न एजुकेशन से मतलब है, न डेवलपमेंट से मतलब है, न महिला सुरक्षा से मतलब है, न जीडीपी से मतलब तो है। आपको ऐसा लगता है कि जो किसी टोपी तरह लगाने से वाले मतलब हैं नहीं उनको डेवलपमेंट नहीं चाहिए? कौन सा डेवलपमेंट है? डेवलपमेंट ये कर रहे हैं। जो भी इस तरह के व्यक्ति होती है, रेडिकलाइजेशन होता है, वहां पे डेवलपमेंट कहाँ होता है? सीरिया में क्या डेवलपमेंट हुआ? ईरान में क्या डेवलपमेंट लेकिन हुआ? वही अफगानिस्तान में क्या रेडिकलाइजेशन, डेवलपमेंट हुआ? सर वही रेडिकलाइजेशन अगर हम भगवा का कलर करके करें तो वो डेवलपमेंट की तरफ जाता है, क्योंकि ठीक वो है, भी तो बड़ा अच्छा रेडिकलाइजेशन है। आपने अच्छा ये बताइए, कौन सा व्यक्ति भगवा कलर पहन के, एग्जाम्पल वन, और जय श्री राम बोल के बम बांध के फोड़ देता? नहीं एक सर, वो एग्जाम्पल जय श्री राम बोल के ना बस लोगों को नहीं नहीं, ये थप्पड़ बताइए मारते किसने बम बोलते फोड़ा कि है? आप जय जय श्री राम श्री नहीं राम बोल बोलोगे के तो आपकी नागेश पिटाई जी, होगी। ना नागेश जी, जय श्री राम बोल के किसने बम फोड़ा? एक एग्जाम्पल दे दीजिए। और नहीं देंगे तो मैं आपको 50 एग्जाम्पल दूंगा। है वो एग्जाम्पल भी अल्लाह है अकबर सर, करके बम भले फोड़ उन्होंने देते हैं। जय श्री राम नहीं बोला होगा, लेकिन आपको नहीं नहीं, साध्वी प्रज्ञा जी का आप केस बिल्कुल एग्जाम्पल दे अच्छे दो, से याद होगा कि एग्जाम्पल क्या दे दो। हुआ था। सिवाय इस्लामिस्ट के, सिवाय रेडिकल इस्लाम के, कोई भी व्यक्ति कभी भी अपने बदन में चलिए, बम आई बांध के ट्राई नहीं टू मेक फोड़ेगा। इट मोर कॉन्वर्जेशनल। मैं बाकी लोगों को भी लाता हूं। सबसे पहला रिएक्शन फजील जी आपसे लेना चाहूंगा। आई होप यू वर लिसनिंग टू व्हाट राणा साहब वाज सेइंग, जो वो बोल रहे थे, तो उस पर थोड़ा सा रिएक्शन आपका, फिर हम जाएंगे तेजावत साहब के पास, बिकॉज उसके बाद हम थोड़ा सा फॉरेन पॉलिसी को हम उसके बारे में बात कर पाएंगे। फजील जी। संजय राणा बीजेपी के हैं, आपने उनको संकट में डाल दिया कुछ सवाल करके। अब उनकी मजबूरी है, वो बेचारे जाए तो जाए कहाँ। एक आदमी को बांग्लादेश में जिंदा जला दिया गया कल या परसों, तो हमारे देश की मीडिया दिखा रही है उसको। हमारे ही देश में हरियाणा में मोनू मानेसर ने 3 मुसलमानों को जिंदा जला दिया गाड़ी के अंदर डाल के। उस पर किसी को कोई एतराज नहीं हुआ, कोई मीडिया नहीं दिखाया। जब बात होती है कि इनको टोपी से बहुत दिक्कत है, टोपी लगा के कोई वैज्ञानिक बन जा रहा है, कोई डॉक्टर बन जा रहा है। मैं आज सुप्रीम कोर्ट में तो 10 वकील हमको मिले जो टोपी और दाढ़ी में अच्छे वकील हैं वहां पे। तो इनको टोपी से इतनी प्रॉब्लम है। भले जय श्री राम बोल के महात्मा गांधी की हत्या की कर दी गई थी, महात्मा गांधी की हत्या करने वाले भी जय श्री राम बोल के ही किए थे। नाथूराम गोडसे और तमाम लोग, उसके बाद हम उतनी गहराई में जाना नहीं चाहते, क्योंकि महात्मा गांधी के हत्यारे हमारे देश के थे, तो हम लोग उस पर नहीं कर रहे। लेकिन इन्होंने अभी सारी बातें सिर्फ देखिए, वही बात जो हम लोग संजय राणा के आने से पहले जो हम बात कर रहे थे, संजय राणा ने आ करके अपना पूरा प्रूफ कर दिया। इन्हीं जैसे लोगों की वजह से मोदी जी को शर्मसार होना पड़ता है दुनिया में जाकर के। चलिए, ये लोग बोलते हैं ना, व्यक्तिगत नहीं होंगे सर हमारे डिबेट्स, ऑफ कोर्स देखिए इस रीजन से है कि हम इश्यूज पे बात कर सके। व्यक्तिगत नागिन होने जी, का तो कोई पॉइंट नहीं है। आपको ये संजय डरवाने की साहब, कोशिश विल कर गो रहे हैं, टू डरिए यू। मत। जी फजील जी, आपको ये बताइए। डरवाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर आप डरिए मत। आप अरे एक अच्छे डरने के लिए होते तो हम यहाँ नहीं बैठे होते सर, ये डिबेट ही नहीं हो रही होती। ये जिस और तरह की अब देखिए, इन्होंने जो स्टार्टिंग हमें किया अभी ना, नया कार्यभार जो है, अभी वन इंडिया पे आप ऐसी ऐसी खबरें देखेंगे जो आपको लगेगा कि भाई हम ये तो खबर तो इसीलिए, कहीं दिख ही नहीं देखिए रही। हम तो चाहे इसीलिए वो आपके साथ डिबेट में इंडियन आते हैं, आर्मी की बात हो, क्योंकि जहां पे करप्शन के केसेस हो रहे हैं, आप ऐसे ऐसे रिपोर्ट्स देखने जा रहे हैं वन इंडिया पे जो शायद आपने अभी सुना नहीं होगा। बहुत सारी चीजें आएंगी, बट ठीक है। फजील जी, संजय जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। उससे पहले बस अरविंद जी से मेरा एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि संजय जी ने बताया कि कैसे मोदी जी ने हमारे पूरे चीजों को बदला, और ये पाकिस्तान वाली बात जो थोड़ा सा मुझे उस पर हंसी भी आ रही थी, मैंने उसको रोका कि पाकिस्तान हमसे अच्छा कर रहा था, उस पर थोड़ा सा हम नजर डालेंगे। 20 अरविंद सेकंड हमको दे दीजिए जी, ठीक 20 है सेकंड बस हम चाहिए जी। पाकिस्तान में बहुत सी रील्स आजकल लोग बनाते हैं, मैंने आज तक वहां ट्रैक्टर की रील नहीं देखी। इतना पुअर एग्रीकल्चर का कोई रिसोर्स ही नहीं उनके पास। ये पता नहीं कहां से पाकिस्तान के इतना प्रेम करते हैं ये लोग, अंदर से पाकिस्तान का भला चाहते हैं, क्योंकि मोदी जी जाकर वहां बिरयानी उरियानी खा आते हैं। और ये लोग इतना प्रेम करते हैं पाकिस्तान से, उतना हम लोग नहीं करते। हम तो कहते हैं कि हम बिल्कुल खिलाफ थे कि आप सीज फायर मत कीजिए पाकिस्तान से, यही सही समय है हर पाकिस्तान की बिल्डिंग पर तिरंगा फहराने का, लेकिन सीज फायर पर कर दिए मोदी ठीक है जी। फजील जी, मैं हमने थोड़ा सा सारे आपको टीवी कट पर शॉर्ट कहा कर रहा हूं। कि संजय नहीं होना जी का इंटरेस्ट जा रहा है, ही इज लुकिंग एट हिज मोबाइल। आई वांट हिम टू ब्रिंग बैक टू द कन्वर्सेशन। अरविंद जी, नहीं, आपके संजय 30 भाई मेरे अच्छे सेकंड, आई दोस्त गेट यू हैं। बैक देयर। फजील जी, मैं इसलिए पक्का आपको सुन उधर लीजिए। लाऊंगा। विल हैव अ कन्वर्सेशन आपके और संजय जी के बीच में होगी, बिकॉज आई नो बातें होने वाली हैं। अरविंद सर, थोड़ा सा डिटेल में हमें समझा दीजिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दीजिए 70s का, और जो हम बातें कर रहे थे संजय जी को भी फिर से एक बार बताते कि क्यों हम बोल रहे हैं कि मोदी जी के आने के बाद थोड़ी सी चीजें और गड़बड़ हो गई हमारे पड़ोसी देशों के साथ, जो कि उसमें
हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र या कोई भी हो? देखिए नागिन साहब, आपने क्योंकि जिक्र किया है, जब हम चर्चा का हिस्सा होते हैं तो व्यक्तिगत होना पड़ता है, क्योंकि ये वन साइड स्पीच नहीं होती है। तो चलिए, चर्चा बस में बस चलता हम जैसे एक मैं पॉपुलर लाइन है, संजय साहब की मर्यादा तरफ में आता रहे, हूँ। तो बस मर्यादा में रहते हुए बिल्कुल, जो करना है मर्यादा हम बिल्कुल करते बनी हैं। रहेगी। ये हम पूरा अपना विचार रखने के बाद में सबको भोजन पे भी बुलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। संजय साहब को जी भी बुलाएंगे, जी। ठीक है। तो बात यह है कि जब हमारी स्टडी दुरुस्त नहीं होती है, जब हम वेल रेड नहीं होते हैं, तो हम कॉमन सेंस के शिकार हो जाते हैं, और तब हमें वही सुनाई देता है जो एक तरीके से हमें सुनाना चाहते हैं लोग चारों तरफ से। पहली तो ये वजह होती है। दूसरी वजह ये होती है कि आपके कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, तो आप वो बोलना पसंद करते हैं जो आमतौर पे जो सत्ता में होते हैं, क्योंकि जी सत्ता के खिलाफ बोलना तो बहुत मुश्किल काम होता है ना। तो सुविधाप्रद यही होता है कि जो सत्ता में उसके पक्ष में बोल रहे हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि पूरे मध्यकाल में आपको कहीं पर भी हिंदू मुसलमान का एक दंगे का एक सिंगल उदाहरण मिलेगा? पूरे मध्यकाल नहीं मिलता है, कहीं नहीं मिलता है कि हिंदू मरे या 5 हिंदू मारे गए या मुसलमान मारे गए, कहीं नहीं दिखता है। दूसरी बात ये कि जो जिन लोगों को हम कहते हैं महाराणा प्रताप, जो आइकन रहे हैं हिंदुइज्म के, उनके सेनापति कौन थे, शिवाजी के सेनापति कौन थे, अकबर के सेनापति कौन थे, इन सब तमाम बहसों को भी छोड़ देते हैं, हम एक तरफ जी रख लेते हैं। तब भी अब्दुल रहीम खान खाना, कबीर कबीर को हम लोग कितना पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। तो ये सब है, और आपस में लड़के क्या करेंगे? मैं तो एकदम साफ साफ बोलता हूँ कि क्या आप भारत की 1/4 आबादी को अरब सागर में एक कोई जगह बना के वहां रखने की स्थिति में है? अगर नहीं है तो फिर भारत का क्यों आप डेवलपमेंट रोक रहे हैं? शांति से आगे बढ़ने दीजिए ना। बांग्लादेश ने कर तो दिया, वहां 24% हिंदू थे, है ना, नीचे करके 8% ले आए। कहाँ गए? मार दिए, कन्वर्ट कर दिए, माइग्रेट कर गए, कुछ भी किया। हिंदुओं के, हिंदू मतलब अल्पसंख्यक। पाकिस्तान ने भी वो किया, क्या कर पाया? डेवलपमेंट कर पाए क्या वो लोग? नहीं कर पाए ना। भारत ने तो किया, क्योंकि भारत ने वो लेकिन तमाम हम भी चीजें तो उसी राह पे तो अग्रसर नहीं हो गए जिस राह पे पाकिस्तान जाकर बर्बाद हुआ या बांग्लादेश बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। भारत के लिए, हाँ, मतलब भारत यहाँ के लिए पे कुछ उधर अलग है। अगर मुसलमानों की कट्टरता की बात कर रहे हैं तो हम भी तो उसी राह पे अग्रसर नहीं है, बस एक धर्म नहीं, का बात परिवर्तन है। कट्टरता की बात मुसलमानों और हिंदुओं के संदर्भ में नहीं होती है। कट्टरता कट्टरता होती है। जी जो हिटलर में जो कट्टरता दिखाई थी, वो कौन सी कट्टरता थी? न वो हिंदुओं की थी, न मुसलमानों की थी। तो कट्टरता कट्टरता होती है। जो कट्टरता को समझने वाले लोग हैं उसको बखूबी समझते हैं, और उसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है नागिन साहब। अगर आपकी समझ दुरुस्त नहीं है, पढ़ने से ये होता है कि आपको समाज के बारे में पता चलता है, इतिहास के बारे में पता चलता है, और आप वास्तविकता से रूबरू होते हैं। बाकी स्वार्थ के कारण तो आप कुछ भी कहते रहे, आपके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। गरीब जनता तो वैसे ही मर रही है। आप बताओ, दंगों में कौन से पॉलिटिशियंस का बेटा मारा गया? नहीं मारे जाता है। वही होते हैं जो हमारे आसपास के जो बिल्कुल बेरोजगार लोग। बिल्कुल बिल्कुल। संजय जी, अब आपके पास पूरा वक्त है फजील जी के और अरविंद जी को जवाब देने का। आई एम श्योर आपने सुना कि उन्होंने क्या कहा मोदी जी के स्ट्रैटेजी के बारे में, और ऑफ कोर्स वो हिंदू मुसलमान को लेकर के भी बातें हो रही थी, और ऑफ कोर्स 70s का जो दौर है इंडिया और पाकिस्तान का, उनके कंपटीशन की भी बात हो रही थी। देखिए, जो हमारे अरविंद भाई से कोई स्टैटिक्स तो बताई नहीं ना, स्ट्रेटेजी बताई है। स्ट्रेटेजी और स्टैटिक्स दोनों मिसिंग था। अब आते हैं हिंदू मुसलमान पे। अभी बोले भाईचारा से रहते थे। डायरेक्ट एक्शन डे में 1 लाख मुस्लिम हिंदू मारे गए थे बंगाल में, तो डायरेक्ट एक्शन डे में आप सो रहे थे क्या? किसने कराया था डायरेक्ट एक्शन डे? किसके कहने पे हुआ था? नहीं नहीं सर, आपके बीच में बोला नहीं। नहीं ना अरविंद जी, मैं आपके बीच में बोला नहीं। डोंट गिव मी स्टैटिक्स है। आई एम बेटर देन यू इन टर्म्स ऑफ स्टैटिक एंड स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन बिटवीन, आई एम नॉट स्पोकन टू यू। ठीक है, डोंट इंटरप्ट, अलाउ मी टू स्पीक। व्हेन यू टर्न ठीक विल है कम सर, ठीक है, थोड़ा सा इनका, उसके बाद विल गो टू दैट 1 लाख किलिंग्स। ऑफ कोर्स वी शुड गो टू दैट। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं बोल रहे आप। ये बताइए, अभी मैं आ रहा, आपके बीच में नहीं बोला। प्लीज अलाउ मी टू स्पीक, अदरवाइज डिबेट नहीं हो। ठीक है सर, आप अपना एक मिनट आपको देते हैं। आई एम श्योर 1 मिनट में आप काफी कुछ बता 2 मिनट सकते देना हैं। पड़ेगा। 2 धुरंधर है तो दोनों। ठीक है अरविंद सर, 2 मिनट तो सुनते हैं। फजील जी 2 मिनट सुनते हैं, देन वी विल टेक इट फर्दर। मैं दोनों के बीच में कुछ नहीं बोला, सुनना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। डायरेक्ट एक्शन डे में क्या हुआ था? इन्होंने बोला कि दंगे नहीं होते थे पहले, हिंदू मुस्लिम नहीं होता था पहले, मुस्लिम मुस्लिम होता था। ये बताइए कांग्रेस काल में कितने दंगे हुए? ये बताइए कि किस प्रधानमंत्री ने, मोदी ऐसे प्रधानमंत्री ने ये बोला कि बड़ा पेड़ गिरता है तो जमीन हिलती है? आप, इनके नेताओं ने दंगे 84 किसने कराए थे?
उसके मलियाना का दंगा किसने कराया था? उसके पहले 40 से 45 देश में दंगे हुए थे, कितने हुए थे? 2002 के बाद से प्रधानमंत्री जब चीफ मिनिस्टर थे, उसके बाद आज तक, चाहे वो आप देख लीजिए गुजरात और देख लीजिए हिंदुस्तान, कितने दंगे हो गए? दंगे नहीं, और अब आते हैं स्टेटिक्स पे, दंगे पे बात नहीं करते, स्टेटिक्स पे। ये बताइए कहां पे डेवलपमेंट नहीं हुआ? मान्यवर ये बताइए कि आपका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं हुआ, आपका ट्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं हुआ, फॉरेन जो करेंसी थी, फॉरेन एक्सचेंज की बात करें, जो रिजर्व होता है वो बढ़ा कि नहीं बढ़ा? ये बता दीजिए। हॉस्पिटल्स बढ़े कि नहीं बढ़े? मतलब आपको डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है, आपको हिंदू मुस्लिम दिख रहा है। आपने एक चीज बहुत अच्छी बोली कि हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए। अरे भाई, इनकी किताब में लिखा काफिरों को मारो, तो मार रहे हैं। ये बताओ कौन सा देश मार नहीं रहा है? आप हंस रहे बैठ करके। नहीं सर, आप अपने हिंदू होने पर शर्म आती होगी, मुझे अपने हिंदू होने पर शर्म नहीं आती है। और ये शर्म की तो कोई बात ही नहीं है सर। हिंदू होने में शर्म की क्या बात है? ऑफ कोर्स एक, लेकिन अब इस पे हम अरविंद जी की तरफ भी जाएंगे, फजील जी की भी तरफ जाएंगे। एक थोड़ा सा मैं इसमें आपका करेक्शन करना चाहता हूं। अगर आप बुलाए हो ना तो सुनना पड़ेगा फिर आपको। मैं अब थोड़ा सा करेक्शन करना चाहता हूं। नहीं, करेक्शन कहां से? करेक्शन है, देखिए कुरान है। लेट्स हैव अ डिबेट ऑन दिस। करेक्शन कहां पे? कुरान, आप फजील जी ज्यादा बता पाएंगे, लेकिन मेरे को भी जहां तक मालूम है कि कुरान में कहीं नहीं लिखा, कुरान में कहीं ऐसा कुछ नहीं लिखा कि काफिरों को मारो। वी नो देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट वी कीप सेइंग, लेकिन हमें पता नहीं होता उसके बारे में। आपको नहीं पता होगा ना, आप अनपढ़ हो सकते हैं, हमें तो पता है। अच्छा, फाजिल जी क्या मुझे तो बताएंगे? आपने कुरान पढ़ी है इसका मतलब? बिल्कुल कुरान पढ़ी है, इंग्लिश वर्जन उसका पढ़ा है, उठा के देख लो, सूरह आयत 5। चलिए फजील जी, आप इस्लाम प्रैक्टिस करते हैं तो आप मुझसे ज्यादा जवाब दे पाएंगे, या बताइए कहाँ लिखा हुआ है इसके बारे में? लिखाया है कि नहीं, कि बताइए मारना है कि असल में संजय राणा और एक मिनट सुन लीजिए, ज्यादा पढ़े हैं। जब बंटवारा हो रहा था, ओरिजिनल कुरान नहीं पढ़ी थी, मुस्लिम लीग जब बनी थी, छोड़िए ना, 98% मुसलमानों ने, देखिए थोड़ा सा मुझे लगा कि व्हाट अबाउटरी की तरफ चला गया पूरा डिबेट। कोई बात नहीं, विल नैरो इट डाउन थोड़ा सा। व्हाट अबाउटरी जैसे हम बात कर रहे थे ना कि इनके समय में क्या हुआ, उनके साथ आयत 5 में क्या लिखा हुआ? हम बता रहे क्या लिखा है। ठीक है, चलिए बताइए आयत 5 में क्या है? आप क्या बताएंगे? बताओ जरा, क्या बताओ? नहीं, या तो आप सूरह पढ़ के सुना दीजिए हमको। देखिए, पढ़ के सुना दो, बताओ इंग्लिश में, हिंदी में, इंग्लिश में क्या वर्जन है? अरे थोड़ा पानी पी लीजिए जब तक हम बोल रहे हैं। पानी नहीं पिएंगे, आप लोग की आदत है। देखिए अब ये बोलने नहीं देंगे। पहले मुस्लिम हो रहा था। चलिए, वर्शिप एक्ट आपको चाहिए, मॉनेटरी कमीशन आपको चाहिए, इनको आपको वर्शिप लॉ भी चाहिए। क्या चाहिए भैया? इनको वर्शिप एक्ट से भी समस्या है। बिल्कुल होगी, एक तरफा क्यों होनी चाहिए वर्शिप एक्ट? क्योंकि वर्शिप आपको ये अधिकार क्यों है? सुनिए, वर्शिप एक्ट जिस दिन खत्म हो गया, 300 मंदिरों को छोड़ना पड़ेगा आपको, जो बुद्धिस्ट को तोड़ के बनाया गया। सर नेक्स्ट बौद्ध मठों को तोड़ के जो मंदिर बनाया गया है ना, उन 300 मंदिरों को छोड़ना पड़ेगा आपको। ये 91 वर्शिप एक्ट हमें एक सूत्र में बांध रहा है। सुन लीजिए, कोई सूत्र नहीं बांध रहा है। सुनिए, की थ्योरी आपके सर सैयद ने स्टार्ट की थी। अरे सर सैयद नहीं बांधा, सावरकर ने की थी 1936 में। अरब से लेके आए थे क्या? गंगा भी यहीं की, सुनेंगे नहीं, अभी तो आप तेजावत जी को ज्ञान दे रहे थे। अच्छा संजय जी, तहजीब नहीं है। संजय जी बस 30 सेकंड। नाउ फजील जी प्लीज बताइए। कुलिया अय्युहल काफिरून हमारी एक सूरा है। ये सूरा हमारे नबी के सामने इसलिए आई कि नबी के अपने खास चचा लोग इस्लाम को फॉलो नहीं करते थे। उन्होंने एक शर्त रखी मोहम्मद साहब के सामने, हजरत मोहम्मद साहब के सामने, प्रॉफिट हमारे, कि 1 साल आप मेरा धर्म, हमारे भगवानों को मान लो और 1 साल हम तुम्हारे को मानेंगे। उस वक्त करीब करीब 2 हफ्ते तक हमारे नबी खामोश रहे, और 2 हफ्ते के बाद ये सूरा आई कि कुलिया अय्युहल काफिरीन। उसका मतलब ये होता है, और आगे उसके लकुम दीनकुम वलिय दीन, तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए प्यारा, हमारा धर्म हमारे लिए प्यारा, तुम अपने धर्म पे रहो, हम अपने धर्म पे रहें। अब सुन लीजिए, इनको तो आरएसएस वाली जो आरएसएस वाली इनको जो कुरान आगे वाला वर्जन नहीं सुनाएंगे। कुलिया अय्युहल सुन लीजिए। अरे आगे वाला बताइए फजील जी, आगे का बताइए क्या लिखा है। इस पूरे सूरा में एक ही बात है जो इब्राहिमी है। देखिए, देखा आ रहा है धीरे धीरे, पूरी बताइए। सुनिए, इब्राहिमी जो लोग हैं, ईसाई भी इब्राहिमी है, यहूदी भी इब्राहिमी है, और मुसलमान भी इब्राहिमी है। ये तीनों इब्राहिमी है, लेकिन तीनों ने अलग अलग मजहब को प्रैक्टिस किया। समझ रहे हैं आप? तो उस वक्त जिन लोगों ने ये ऑफर लाके दिया था हमारे नबी के सामने कि 1 साल आप अपने खुदा को मानो, 1 साल तुम मेरे खुदा को मानो, उस वक्त ये कहा गया था कि
जो जो अल्लाह पे यकीन नहीं रखता वो कुफ्र का काफिर होता है। अभी सुनाता हूँ सुन लीजिए। जाकिर नायक से बड़े तो आप नहीं हो फाजिल साहब। ये प्लांटेड स्टोरी लेके आगे व्हाट्सएप वाला, अब इतनी देर से आप व्हाट्सएप वाला ज्ञान लेके आ रहे थे, आगे व्हाट्सएप वाला ज्ञान लेके संजय जी, अभी तो आपको बुरा लग रहा था, पढ़ के भी सुनाऊंगा, अभी व्हाट्सएप वाला ज्ञान लेके आ गए, आपके पास पढ़ नहीं पा रहे हो। अरे सुनिए ना। अच्छा फजील भाई, चलिए अगर वो गलत होगा तो आप उसको करेक्ट कर देना। संजय जी आप पढ़िए, संजय जी आप पढ़िए, क्या पढ़ना चाह रहे हैं प्लीज। अरे अली को किसने मारा था? हिंदुओं ने मारा था वहां पे जाके। तो काफिर को हजरत अली को किसने मारा था? हजरत अली को को किसने मारा था? आप ही मुसलमानों ने मारा था, अपने सत्ता के लिए मारा था। हजरत को हजरत नहीं समझा। हजरत अली को किसने मारा था बताओ। अच्छा शंभुक ऋषि को किसने मारा? अच्छा शंभुक ऋषि को बताओ किसने मारा था? बताओ, अभी बता दो। नहीं शंभुक ऋषि को क्यों मारा? अरे किसने मारा था बताओ ना। बाली को क्यों मारा? अरे बताओ। अच्छा बाली को किसने मारा? अरे बाली कोई द्रौपदी की साड़ी किसने खींचा? पैगंबर के द्रौपदी की साड़ी किसने खींचा जरा बताइए हमको। पैगंबर से उनका कोई मतलब द्रौपदी की साड़ी किसने खींचा? बाली की तुलना कर रहे हैं, राजा की तुलना कर रहे हो पैगंबर से। अरे गजब है। देखिए मुझे लगता है ये थोड़ा सा अनएंडिंग कॉन्वर्सेशन हो जाएगा। द्रौपदी की साड़ी किसने खींचा जरा हमको बताइए। अली साहब की तुलना कर रहे हैं बाली से। इंसान तो हर रिलीजन में अच्छे बुरे हैं। चलिए इसको इस चीज पे खत्म करते हैं सर, ये एंडलेस है थोड़ा सा। अरे भैया द्रौपदी की साड़ी किसने खींचा हमको जरा बताइए उसके बारे में। उनको मुसलमान खींचा? हमारी शंभुक ऋषि के भाजपा गई थी क्यों किया? आरएसएस के हाथ वहां पे मारने के लिए, क्योंकि खुद ही मारते हो। असल में देखिए इनकी आदत पड़ी है, यहाँ के गोदी मीडिया के ये प्रवक्ता हैं। अरे भैया गोदी मीडिया के प्रवक्ता है ये। बता दो नहीं गोदी मीडिया की इनकी पड़ गई आदत। व्हाट्सएप लेके आ जाते हैं लोग, सुबह सुबह आरएसएस कार्यालय से व्हाट्सएप आता है, वही लेके दिन भर बोलते हैं। कितना शर्म आनी चाहिए आपको। सर थोड़ा देखिए सर थोड़ा सा रुक जाते हैं इसमें कुछ। अरे आया तो नहीं पता है। अरे द्रौपदी की साड़ी किसने खींचा? कोई मुसलमान खींचा? अरे भैया द्रौपदी की साड़ी किसने खींचा? शंभुक ऋषि का वध किसने किया? अच्छा चलिए रामायण महाभारत और कुरान को थोड़ा सा विराम देते हैं, थोड़ा सा विराम देते हैं। सर संजय जी, फजील भाई थोड़ा सा रुक जाते हैं, थोड़ा सा इस चीज को रोकते हैं। हाँ अरविंद जी क्या बोलना चाह रहे हैं? शिशुपाल राजा था वो, भगवान नहीं था। अरे शिशुपाल को किसने मारा? बोल रहे शिशुपाल की तुलना अली से कर दूं? सर जब भारत अली के बराबर थे शिशुपाल। गोदी मीडिया की पड़ गई। अली बताओ, अली बराबर थे शिशुपाल। अच्छा थोड़ा सा मैं बोलूंगा सर, इसको आप रोकते हैं, इसको विराम देते हैं, हिस्ट्री में जाएंगे तो ये एंडलेस है सर। नहीं है, बोलो फंस गए हो। द्रौपदी की साड़ी किसने खींचा बता दीजिए। पूरा मैंने मुसलमान थे वो लोग। ठीक है चलिए वापस बांग्लादेश की तरफ आते हैं सर। आई नो हिस्ट्री इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि ये हो सकता है कि ये एंडलेस कॉन्वर्सेशन हो जाए, इस वजह से बस मैं आपको रोक रहा हूं। आप अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल सही होंगे। इतना ज्यादा कॉन्वर्सेशन हो रहा था कि बहुत क्लैरिटी नहीं हमें मिल रही थी। अरविंद जी सुन रहे थे, अरविंद जी कुछ उसमें ऐड करना चाहते थे। अरविंद जी मैं नागिन साहब एक ही बात बोलना चाहता हूं कि तर्कों का जवाब होता है, कुतर्कों का कोई जवाब नहीं होता है। अगर तर्क करते हैं तो उसका जवाब डेफिनेटली दिया जा सकता है, कुतर्क हैं तो कोई जवाब नहीं है। और एक बात मैं निवेदन करना चाहूंगा कि संजय साहब को इस्लाम के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, पहली बात, इसलिए उनको सीरियसली लेने की भी जरूरत नहीं है। दूसरी बात, तीसरी बात कि अगर वो जो भी इस्लाम का ज्यादा ज्ञान है तो इस्लामिक स्कॉलर का मुंह बंद करा दिया, बोल नहीं पा रहे हैं। आप ज्ञान दे रहे हो। नहीं आप ज्ञान देने हो इस्लाम के बारे में। एक मिनट संजय जी, एक मिनट संजय जी, बस उनको कंप्लीट करने दीजिए, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। बस एक मिनट संजय जी, बस एक मिनट। तर्क करने के लिए आए हैं संजय साहब। भैया स्टैटिक्स आपको आता नहीं, स्ट्रेटेजी आपको आती नहीं। बोलो स्टैटिक्स पे बात नहीं, बिल्कुल गलत बात है, आपको सुनना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स पे बात करते हैं, इकोनॉमिक्स पे सर बस एक मिनट संजय जी, मैं आपके पास ही आऊंगा इसके। अरे नहीं सर, इनसे इकोनॉमिक्स पे चर्चा करते हैं। संजय स्टैटिक्स पे चर्चा करूंगा आपसे। अरे वो प्रोफेसर है संजय राणा जी, वो प्रोफेसर है। अरे प्रोफेसर, अरे भैया यहाँ पे भी भैया ना डिग्रियों कमी नहीं। संजय सर किसी की पढ़ाई की बात नहीं करते हैं हम सब। कोई भी मतलब बिल्कुल परफेक्शन तो किसी की पढ़ाई में नहीं होगा, आई एम श्योर। बस थोड़ा सा सर अरविंद जी को बात खत्म करने दीजिए, फिर संजय जी आपके पास ही आ रहे हैं। जी अरविंद जी।
तुम संजय जी इजाजत है तो संजय जी, तर्कों का जवाब होता है, कुतर्कों का कोई जवाब नहीं होता है। और मैं आपको बात दोहराता हूँ, अगर इस्लाम पे आपको जानकारी ठीक नहीं है, अगर आप पढ़ना चाहें तो मैं किताबें बता सकता हूँ, ठीक से इंटरप्रिटेशन है, आप उनको ठीक से पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। आप जो तर्क दे रहे हैं वो देश काल और वातावरण के उपयुक्त नहीं है जो आपने इंटरप्रिटेशन दिया है। और आप कैसे बता सकते हैं इस्लाम के बारे में? बहुत पढ़ाई लिमिटेड है संजय जी, उसको पढ़ने की जरूरत है, तब डेफिनेटली आप करेंगे। और जब आपका तर्क आएगा तो सबसे पहले उसको अप्रिशिएट करने वाला अगर कोई व्यक्ति होगा तो मैं आऊंगा। इससे भारत को नुकसान है संजय जी, अंदर देश में आंतरिक विभाजन पैदा करके आप देश का नुकसान कर रहे हैं। किस तरफ ले जाना चाहते हैं आप देश को? अंदर आप चाहते हैं कि हम सब लोग लड़े हैं आपस में, ये चाहते हैं? अगर ये चाहते हैं तो मैं बिल्कुल आपके साथ नहीं हूं संजय जी, ये गलत बात है। संजय जी देखिए बड़ी सुंदर बात अरविंद भाई ने बोली। देखिए मैं स्टैटिक्स की जब बात किया और स्ट्रेटेजी की बात किया, दोनों एस्पेक्ट फेल थे, चलो उसमें नहीं जाते हैं। अब आते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, देश में सौहार्द की बात कर रहे हैं। ये बताइए, रामनवमी की हमारी यात्रा निकलती, पत्थर कौन फेंकता है? हिंदू आगे फेंकता है। व्हाट्सएप पर अरे सुनो भाई साहब, आप शांत हो दिखा दिए हैं। अभी आप आपने जवाब सरस्वती दिया, पूजा आपने बनता अच्छा है, उस पे समझाया। आज ही करणी सेना पे, आज ही भोपाल के अंदर आज ही करणी सेना पे पत्थरबाजी की गई है भोपाल में, फिर आगे आज ही व्हाट्सएप पत्थरबाजी की गई है। और छोड़ दो सबको, फिर सबको व्हाट्सएप छोड़ पे आ दो, गए। हिंदुस्तान को छोड़ दो। मैंने दुखी है भाई कि मैं इसका फ्रांस के जवाब अंदर, अरे हाँ सुन लो सर, आप लोग का ना दुरुस्त कुछ है ही नहीं, बता रहा हूँ। फ्रांस के अंदर 25 तारीख को बहुत बड़ा फंक्शन मनाया जाता था, 40-50 साल से मनाया जा रहा है। भैया आज जाके पढ़ लीजिए, वो नहीं मनाया जा रहा। उसमें क्या लिखा है? रेडिकल इस्लामिस्ट के वजह से ये देखिए संजय जी की संजय जी की एक बात से तो मैं अग्री करता हूं, पूरी तरह से ना करूं, लेकिन सर थोड़ा सा देखिए कि इस्लाम के नाम पर, सरकार की जिम्मेवारी है, थोड़ा सा मैं एक सवाल संजय जी, संजय जी मैं आपके ही पॉइंट को थोड़ा सा ऐड कर रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया में देखिए क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ। आपको तर्क नहीं पता है भैया, मैं तो पढ़ के सुना रहा हूं, आप तो पढ़ के सुना भी नहीं पा रहे हो। मैं आपको चैलेंज इस बात को बिल्कुल कंप्लीटली तो हम इसको नहीं हटा सकते, इस बात को कि लोग इस्लाम से इन्फ्लुएंस होके काफी कुछ हो रहा है विदेश में भी। ऑस्ट्रेलिया में जो अभी हाल फिलहाल में अटैक हुआ, या बाकी अटैक्स हुए, यूएस में भी कुछ दिन पहले अटैक्स हुए। आप इस पे तर्क करना चाहता, आप डिसाइड कर ले, उस पे हम तर्क कर लेते हैं। उस पे चैलेंज कोई कर ही नहीं रहा। भाई जीडीपी कितनी थी 1974 में? मालूम है मैं टैक्स की महंगाई दर कितनी थी? 28% इंदिरा गांधी के जमाने में, आपको पता है क्या? और 98% आपको जाके जमा करना पड़ता था अपनी जमा। सर वो बहुत अलग सिचुएशन है, वो बहुत अलग सिचुएशन है। अगर इतना जीडीपी ला के भी अगर 80 करोड़ लोगों को खाना बांटना पड़ रहा है तो क्या फायदा है जीडीपी का? क्या कर रहे हैं जीडीपी के साथ? क्यों खाना बांटना पड़ रहा है 80 करोड़ लोगों को? अनाज सड़ जाते थे और अपने लोगों को खिलाना क्या बुरा है? अपने लोगों को खिलाना क्योंकि हमारी मजबूरी है, उनके पास नौकरी नहीं है इसलिए खाना खिलाना पड़ रहा है। और वो जो भीख मांग के उनको खाना पड़ रहा है, उनका शौक नहीं है। आर्टिकल 30 पे भी आता हूँ, 28 पे भी आऊंगा और 50 की भी आऊंगा। सुन तो लो भैया, आर्टिकल वकील का काम यही है। ये बताओ आर्टिकल 30 क्यों नेहरू ने लगा दिया था? प्रश्न का जवाब दे दे तीनों लोग में से। तुम आप अपनी शिक्षा, अपनी धर्म की शिक्षा, अपनी पद्धति का पालन कर सकते हो, उसका विस्तार कर सकते, हिंदू क्यों नहीं कर सकता? और नहीं करते आपको किसी ने रोका है क्या? अरे मान्यवर, आपको पता भी है, यही है। ये स्कॉलर को कहां से पकड़ के लाते विद्यालय चलाते हैं? आर्टिकल 30 पता है? विद्यालय चला रहे हैं आर्टिकल 30 पता है? आप कौन सा आर्टिकल 30 पता है? छूट है ना आपको? आपको पता भी है आर्टिकल 30 में क्या लिखा है? मिलती है। समस्या क्या है ना, संस्कृत पढ़ने के लिए वजीफा मिलता है। हिस्ट्री का ज्ञान है, विद्यालय चला रहे हैं, नहीं कॉन्स्टिट्यूशन का ज्ञान है, ना स्टैटिस्टिक्स का ज्ञान है। यहाँ पे आके बोल रहे से थोड़ी हो जाएगा, विश्वविद्यालय से हो जाएगा, तो नहीं हो जाएगा ना। कौन संस्कृत विद्यालय चला रहे हैं? फर्जिल भाई, आपको कुछ ना आता ना पता है। आप हो मदरसा छाप, मदरसे में नहीं पढ़ा जाता आर्टिकल, स्कूल चला रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल पढ़ने के लिए कॉलेज जाना पड़ता है और मेरे ऐसा एडवोकेट बनना पड़ता है। आप कैसे लोग वहाँ नहीं एडमिशन होता है? खुद मिशनरी स्कूल में पढ़े हुए हैं। आर्टिकल क्या होता है, इस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, भ्रष्टाचार कितना हुआ है? ठीक है सर, हमारे पास अब वक्त थोड़ा सा कम है, हम आखिरी 5 मिनट में अब बातें करेंगे। सर थोड़ा सा हम फिर से वापस संस्कृत विद्यालय नहीं चलाते, वापस हम थोड़ा सा बांग्लादेश की तरफ जाते हैं। सर आखिरी कमेंट्स लेंगे तीनों से, 30 सेकंड में खत्म कर लेता हूं, बांग्लादेश में चले जाएंगे। जी 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 बताइए संजय जी, कौन स्कूल चला रहे हैं आप? गुरुकुल कैडो चला रहे हैं? अरे भाई चला रहा है भाई, टोपे वाले को ना सब पढ़ के आए हैं, टीपू लेने वाले मिशनरी स्कूल से पढ़े हैं।
टोपी वालों के लिए टोपी लगाना सुविधा आपके मिली हुई बस का थी। नहीं है, आप तो टोपी हैं? पहनाने वाले लोग हैं। अरे टोपी टोपी पहना रहे, पहनाने टोपी वाले पहन टोपी के नहीं देखो, लगाते हैं। बड़े भाई टोपी का पहनाने कुर्ता, वाले छोटे भाई टोपियां का पैजामा पहनाते हैं। पहन के कैसे कूद रहे अरे हैं। अभी पूरी कांग्रेस अर्थव्यवस्था टिकट बांग्लादेश की खराब कर दी गाली है देंगे भगवान रेडिकल राम को। इस्लामिस्ट ने। ये वो और है, ये ये बच अर्थव्यवस्था जाएंगे। बांग्लादेश की टोपी नहीं है, लगा लेंगे, अर्थव्यवस्था तुरंत फ्रांस की तस्वीर खराब पहन कर लेंगे, रहे हैं। नमाज भी पढ़ जर्मनी लेंगे, ने ये वो प्रॉब्लम लोग क्वेश्चन रेस किया है, ये वक्त वेस्टर्न देख के कंट्रीज बदल ने जाते क्वेश्चन हैं। रेस किया अभी है, कांग्रेस और ऑस्ट्रेलिया ने अभी बम बुला फोड़ा था। देना, आप ही अपने के अल्लाह टोपी लगा अकबर करके लेंगे, फोड़ा था, तुरंत हमारा टोपी लगा केसरी लेंगे। वाला नहीं फोड़ा था। जहां रहोगे वहीं पर हल्ला मचाओगे, यही प्रॉब्लम है आप लोग की। हम जहाँ शांति रहेंगे से तो वही रहना आता नहीं। वही वही बारिश कहाँ करेंगे रहमत की। रहोगे? जहाँ अरे भाई रहेंगे बाबा वही साहब रहमत की भीमराव बारिश अम्बेडकर करेंगे। ने बिल्कुल सही कहा हम था, जहाँ रहेंगे वही रहमत की कंप्लीट बारिश करेंगे। ट्रांसफर ऑफ सिटीजन होना और चाहिए। इनकी आदत पड़ गई है मुसलमान इस गोदी देश का मीडिया वाली, पाकिस्तान कि जाना गोदी चाहिए और मीडिया वहां का में हिंदू सिख बोल बोल के यहाँ भी हिंदुस्तान में गोदी आना मीडिया चाहिए। बना बाबा दिए। साहब भीमराव अम्बेडकर जब ने ये माना था। उनको अगर प्रधानमंत्री बनते तो हमारे देश की हालत ऐसी ना होती। हाँ तो वो बिल्कुल बना, प्रधानमंत्री होते हमसे नेहरू भी की बना जगह, दीजिए, तो पहला हमसे भी किसी दलित पहला को घोटाला जो प्रधानमंत्री बना जीप दीजिए। घोटाला 1948 में कर अरे दिया हमसे था। भी बना दीजिए 150 दलित को जीप का प्रधानमंत्री, घोटाला कर दिया नेहरू ने। दलित क्या को क्या अध्यक्ष बना बताऊं। दीजिए। चलिए और सर। बाबर के मजार पे 1959 में नेहरू गए थे, 68 बिल्कुल में सही किए इंदिरा थे, जी गई थी, बिल्कुल 76 सही किए में थे। भाईजान गए थे, देश को 900 साल 2005 जिसने में सेवा आपके की राहुल देश की, गांधी गए उसके थे। मजार पे क्यों नहीं चलिए जाएंगे? सर, इसको थोड़ा इसके 900 साल जलसा सेवा करने किया इस देश की, अल्लाह अकबर अखंड भारत करने गए बनाया थे। है इस देश क्या को, लगते हैं 900 साल बाबर? क्या सेवा लगता किया है है। नेहरू का? 900 गांधी साल, अभी तो परिवार 10 का साल में बिजली बाबर ला क्या गए। लगता है? 9 सजदा साल करने पहुंच अरे गए हम थे, लोग का सजदा। डीएनए है बाबर का, हाँ, सजदा कर रहे थे बाबर वहां का पे। डीएनए हम लोग के अंदर है। डीएनए हम लोग आपका। का बाबर महान बादशाह अरे था, भाई 900 साल बाबर इस आपके देश लिए को सेवा महान किया, होगा, हमारे तो अखंड भारत वंशज इससे बनाया। लड़े हैं। ये अभी मेरा व्हाट्सएप नाम मीडिया संजय से, राणा है, व्हाट्सएप पे ये तो फजील मोदी अहमद मीडिया हो में जाता। बोलते वही एक ही बात हर हमारे जगह बोलते हैं। हमारे पूर्वज ये लड़े एक तभी एक मेरा बात नाम रट सर गया संजय चलिए, है, राणा है। वही बात हर 203 जगह साल, बोलते हैं। फजील अहमद 200 होता। साल, 300 ये साल, हमेशा इन गोदी सारे मीडिया में 300 इनकी आदत सालों पड़ से गया है, बाहर इनकी निकल आदत कर वही अभी बोलते हैं। वापस आते हैं सारे चैनल वन पे इंडिया यही के बात बोलते स्टूडियो हैं। पे। सर कॉन्स्टिट्यूशन पता थोड़ा नहीं सा है, अब हम बात स्टैटिक्स करते पता हैं नहीं है, आपके आखिरी इकोनॉमिक्स पता कमेंट्स। नहीं है, आ गए टीवी पे डिबेट करने। अरे हम तो अरे प्रोफेसर गोदी साहब से भी मीडिया की चैलेंज आदत कर पड़ रहे गई हैं है स्टैटिक्स इनको, पे। कौन से स्टैटिक्स पे इनको खेलोगे? गोदी मीडिया की आदत पड़ गई गोदी है। मीडिया, सर चलिए, गोदी हम मीडिया, थोड़ा गोदी इसको मीडिया। इसको रोकते हैं सर, समय की थोड़ी कमी है, माफी चाहूंगा। और ऑफ कोर्स हम लोग कुछ ना दोबारा करो। इस प्लेटफॉर्म पे बाबा मिलेंगे। जहाँ मत रहोगे निकलिए। वही गंदगी ये करोगे, लोग ये समस्या आपके साथ। सर इन कमेंट्स को थोड़ा इग्नोर करते हैं, क्रिश्चियन स्कूल से कोई पढ़े कहीं हैं, गंदगी नहीं ये खुद फैला रहा। क्रिश्चियन स्कूल से पढ़े और हैं। हाँ बिल्कुल ये पढ़ाओ, गुरुकुल से क्रिश्चियन नहीं स्कूल पढ़े से हम हैं, कब मना ये कर रहे हैं नहीं पढ़ो। क्रिश्चियन स्कूल से पढ़े हैं। मैं खुद पढ़ा हूँ, पूछिए कहाँ से पास आउट एग्री हुए ये, एग्री। 8वीं 10वीं कहाँ से पढ़े हैं, अरे पूछिए बिल्कुल जरा मैं इनसे। क्रिश्चियन स्कूल से पढ़ा हूँ, हाँ देख लीजिए, इसमें तभी बुराई क्या बोलने है? लायक चलिए, हुए हैं। चलिए। इसीलिए पढ़ना बोल रहे बुरा हैं, है क्या? गुरुकुल से नहीं बोल पाते तब तो हाँ? वहाँ बजरंग दल का अरे लाठी भाई लेके घूमते। मुझे क्या मदरसे थोड़ी अरे ना पढ़ना था, बजरंग दल के से ऊपर मदरसे से नहीं नहीं जाते, पढ़ना था, क्रिश्चियन मुझे स्कूल से पढ़े मदरसा हैं तो नहीं यहाँ जाना बोलने का था। मौका मिल गया, नहीं तो बजरंग दल की लाठियां घुमाते घूम करके और अरे टीका लगा बस। के बजरंग दल बजरंग दल बजरंग दल करते चलिए रहते। फजील जी, इसीलिए फजील जी, संजय जी। क्रिश्चियनों ने पढ़ा लिखा करके मुंह में आवाज दे दिया, जबान दे दिया। सर क्रिश्चियनों फजील ने जी, पढ़ा संजय जी, करके थोड़ा इनको सा रुक जबान दे जाते दिया, हैं, नहीं थोड़ा तो सा बजरंग मैं आपको दल रोकना चाहूंगा इस पे। जय बजरंग दल करते रहते। भैया चलिए, मैंने मठ में बैठ के आखिरी गांजा पी रहे देख होते, लिया है कि कोई जय बजरंग गोली दल मारने करते आए हैं, कहीं मठ तो में कम बैठ से के कम गांजा मुझे पी रहे होते। आपके आखिरी जो आखिरी है, आखिरी ला 2 इलाहा मिनट है, इल्लल्लाह 3 अगर मिनट है हमारे ये पास। गुरुकुल से अगर फजील ये जी, पढ़ते आखरी तो कमेंट बजरंग इन दल 30 अगर सेकंड्स क्रिश्चियन इफ यू स्कूल कैन में टेल नहीं अस। पढ़ते चपेट तो बजरंग देता, दल लपेट कहीं गांजा देता। पी रहे थे मठ में बैठ के, अंग्रेजी तो चलिए पढ़ूं, चलिए, कहीं इसको थोड़ा गांजा पी रोकते रहे हैं थे मठ सर, में इसको जाकर थोड़ा के। रोकते हैं। हम पास में जाएंगे, बहुत सारी बातें होंगी, 300 साल पुरानी बातें कर रहे हैं हम, हो सकता है कहीं कहीं पे अपने हिस्ट्री को लेकर के हम गलत भी बोले, इन्हीं बट इन जैसे लोग सबको ना रोक मोदी जी के, की पॉलिसी फेल करते इन हैं। सब चीजों को रोक के चलिए अब आखिरी इन्हीं आखिरी जैसे लोग जो है मोदी जी की सर पॉलिसी आखिरी फेल करते हैं। आखिरी 30 सेकंड 40 सेकंड के कमेंट्स हमें चाहिए। सबसे पहले अरविंद जी सबसे पहले अब आपसे शुरू करते हैं, आखिरी के कमेंट्स लेते हैं कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, हमें कितना चिंतित रहने की जरूरत है एज ए कंट्री, और इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किधर आती है। 40-45 सेकंड या 1 मिनट में तीनों से हम लास्ट कमेंट लेंगे और आप अपने अपने राय बताइए ताकि भारत वालों को समझ में आए कि बांग्लादेश में चल क्या रहा है। चलिए अरविंद जी।
देखिए आखिरी नागेंद्र comments। साहब, यहाँ दो तरह के विचार हैं बांग्लादेश को लेकर। जी, पहला विचार तो ये है कि भारत बांग्लादेश के मामलों में दखल अंदाजी करे और जो नेशन इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करे। पर ऐसा होने पे बांग्लादेश में एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स और बढ़ने की खतरा है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान से हम एक चैलेंज तो पा ही रहे हैं। अगर भारत सीधा सीधा अगर वहां हस्तक्षेप करेगा तो एक हमारे लिए पूर्व की तरफ भी चैलेंज पैदा हो जाएगा। जी और हमारे खासकर विदेश मंत्रालय में बैठे हुए लोग
इस चीज को बेहतर तरीके से जानते हैं, हमारे विदेश मंत्री और हमारी सरकार इस चीज को बेहतर तरीके से जानती है, इसलिए वो अपने आप को दूर रखे हुए इन सारे मसलों से। पर उसके बावजूद हमें हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि विदेशी दखल बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उनके पीछे बहुत सारी ताकतें हैं और यहाँ तक कि बहुत बड़े बड़े इंटरेस्ट काम कर रहे हैं। भारत को बहुत सावधानी से चलना होगा। नागेंद्र साहब जी, फजील जी, आपका क्या कहना है बांग्लादेश को, अगर आप समराइज कर सके अभी 1 मिनट में? देखिए, बांग्लादेश की जो भी सिचुएशंस है, यूएन के अंदर भारत को उठाना चाहिए। इवन पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कहीं भी अगर आस पड़ोस के कहीं कोई घटना होती है, ये लोग केवल इंडियन गोदी मीडिया में चर्चा होती है, यूएन में क्यों नहीं जाते? यूएन में उठाना चाहिए ना इन बातों को। आखिर भारत जो है विश्व गुरु है, तो विश्व गुरु वाला काम भी तो करना चाहिए, कि खाली बस कहने से हो जाएगा? यूएन में क्यों नहीं उठाते? आप पिछले पाकिस्तान में देख लीजिए, आपने सीए कानून बना दिया, लेकिन आप यूएन में नहीं उठा रहे। जो भी समस्या है अगल बगल की, हम वहां के एक बड़े स्टेक होल्डर है एशिया के, तो हमें यूएन के अंदर इस बातों को उठाना चाहिए, जो हमारी सरकार नहीं उठा रही है। ये गलत बात है। और संजय राणा जैसे लोग मोदी जी की विदेश नीति को फेल करने में लगे रहते हैं। ये जो भाषा बोलते हैं ना गोदी मीडिया वाली, ये भाषा जो है पूरे आसपास के लोग सुनाई देते हैं। और जब आप मुसलमान के साथ साथ इस्लाम पे हमला करते हैं, तो पूरी दुनिया का मुसलमान आपसे घृणा करने लगता है। ये बात होती है। आप फजील अहमद को गाली दीजिए, लेकिन फजील अहमद को गाली देते देते आप जब इस्लाम तक पहुंच जाते हैं, तो ये पूरी दुनिया को बुरा लगता है, इस्लाम के मानने और चाहने वालों को। ये सबसे बड़ी समस्या है और इसका ख्याल रखना चाहिए, लेकिन ये लोग नहीं रखते हैं। इनको भारत की राजनीति से बस मतलब है, कैसे हम अपना जो है अपना चुनाव जीतते रहे और सारा विदेश नीति रहे मत रहे, भारत की में एकता अखंडता रहे ना रहे, और मुंह मुआ मिट्ठू बनना, हम इतना जीडीपी कर दिए। अरे गांव में जाके देखिए कितना जीडीपी हो गया है, लोगों की हालत खराब है, लोगों के पास कंबल नहीं हो रहा है, लोग खाने 5 किलो अनाज पे जिंदा है लोग। अगर सरकार अनाज देना बंद कर देना, तो खाना चूल्हा जलना बंद हो चलिए, जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब हम लास्ट कमेंट लेते हैं संजय राणा जी से। संजय जी, बांग्लादेश से स्टिक करेंगे और थोड़ा सा उसको बताएंगे कि क्या राय है आपकी, उसके फाइनल कमेंट्स करूंगा, लेकिन एक जरूरी बात है, उसको तो बोलना जरूरी है। देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपनी किताब पाकिस्तान पार्टीशन ऑफ इंडिया में बहुत खूबसूरत चीज लिखा है, इस्लाम इज अ क्लोज कम्युनिटी, और वो बाहर वाले और इस्लाम में मतभेद करता है। तो मतभेद को करता है, बाबा साहब ने बताया अगर किसी को तकलीफ है तो बाबा साहब से बात के विरोध कर ले, नंबर 1। नंबर 2, देखिए कहीं ना कहीं जब बात होती है अगल बगल की, तो कहीं ना कहीं टेंशन की बात हमारे लिए भी है, क्योंकि वहां पर डिस्टर्बेंस होंगे तो कहीं ना कहीं हमारी आंतरिक सुरक्षा को भी खतरा है, इसमें कोई शक नहीं है। क्यों हो सकता है वहां से लोग आए, रिफ्यूजीज आए, कहीं ना कहीं हमारे यहाँ इंटरनल डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो उस पर मॉनिटरिंग के लिए विदेश मंत्रालय है और प्रधानमंत्री जरूर उस पर कुछ एक्शन ले रहे हो, काम कर रहे हो। ऐसा नहीं होता है कि अगर कोई डिस्टर्बेंस हो गया गन लेकर सीधे पहुंच के फायर कर ले, वो तो नहीं कर सकते, आज के जमाना है नहीं। जहां तक यूएन की बात हो रही है, तो देखिए ऐसा है कि खाना नहीं बना, मेरी पत्नी ने खाना नहीं बनाया तो यूएन चले जाए, जैसे नेहरू जी गए थे। ये कश्मीर का मुद्दा यूएन जाने की क्या जरूरत है? इंटरनल मैटर इंटरनल है। जब हमें लगेगा मैटर को यूएन ले जाना चाहिए तब ले जाएंगे। इतना बड़ा मैटर, उनके इंटरनल मैटर, कोई भारत को उससे खतरा नहीं है, लेकिन हमें सावधान रहने की जरूरत है और अपनी मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। उस पर मॉनिटरिंग करने की जरूरत है कि हमारे ऊपर उसका असर ना आए। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान आम बांग्लादेशियों का। सोचिए, इतनी बढ़िया जीडीपी, इतना बढ़िया ग्रोथ था बांग्लादेश का एक साल पहले, वो सारी की सारी ग्रोथ कहीं ना कहीं खत्म हो गई। उससे कौन, हिंदुस्तान को फर्क नहीं पड़ रहा है, उनके आम जनता को फर्क पड़ रहा है। तो रेडिकल के साथ जब आप जाएंगे तो आपको इस तरह के कष्ट भोगने पड़ेंगे। उस पूरा बांग्लादेशी जो आम जनता है वो कहीं ना कहीं भोग रही है। पूरे लोग बुरे नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं 20% की वजह से 80% हमारे भाई बहन जो वहां रह रहे हैं उनको तकलीफ तो है ही है ना। तो उनको सोचना पड़ेगा कि कहां जाना है। सो अभी ये जो फाइनल कमेंट्स से हमें मिले बांग्लादेश को लेकर, ऑफ कोर्स हम पूरी नजर इस पे बनाए रखेंगे। जो डेवलपमेंट्स हो रही है वो काफी तेजी से हो रही है। कई बड़े जेंजी लीडर्स, जो उनके स्टूडेंट लीडर्स हैं, उनके ऊपर भी अटैक्स हो रहे हैं। भारत का जो ओवरऑल रोल है, अभी भारत थोड़ी सी दूरी बनाए रखे है और वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। आई एम श्योर कि सरकार भी ऑब्जर्व कर रही होगी कि किस तरह की डेवलपमेंट्स हो रही हैं। हिंदुओं को लेकर के बहुत चर्चा होती है भारत में, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या लगातार कम होती गई है। वही केस पाकिस्तान में रहा है, इस वजह से हिंदुओं को लेकर काफी बात होती है। बहरहाल चर्चा होते समय गर्मा गर्मी हो जाती है, लेकिन हमें मजा आता है जब लोग अपनी राय को खुल के रख पाते हैं। बांग्लादेश को लेकर के हमारा एक प्लेलिस्ट भी है जिसमें आपको कई सारी ऐसी खबरें नजर आएंगी जो कि आपको दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे नजर नहीं आ रही होंगी। बहरहाल हम शुक्रिया करना चाहेंगे संजय राणा जी का, जिन्होंने हमें टाइम दिया, फजील अहमद, और थैंक यू सो मच अरविंद सिंह तेजावत,
to bring us all the perspective in this story. Thank you so much for all the guests. और आप देख रहे थे तर्कश, जो कि हर दिन आपके चैनल पे, वन इंडिया चैनल पे आता है शाम को 7 बजे, और हम लाते हैं ऐसे सवालों का तर्कश जिसे देखकर आपको मजा आए और साथ में आपको समझ में आए कि वाकई दुनिया में और भारत में चल क्या रहा है। मैं हूं नागेंद्र सिंह, आप देखते रहिए वन इंडिया।